हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय में मैराथन क्लास पढ़ेंगे। विज्ञान विषय में आज हम यूनिट 3 की मैराथन करेंगे। कौन सी? यूनिट 3 की मैराथन करेंगे। यूनिट 3 की मैराथन करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 की मैराथन कंप्लीट कर ली है। यूनिट 1 और 2 की मैराथन कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल पर विजिट करके या हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारी कंप्लीट क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है कार्य व ऊर्जा। यूनिट का नाम है हमारा कार्य व ऊर्जा। इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास को देख सकें और आपको इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारी क्या है? ये हमारी मैराथन ये हमारी मैराथन क्लास है। क्या है? मैराथन क्लास है। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए, सबको बुला लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का मात्रक बताइए और ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का मात्रक बताइए, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता अर्थात परिवर्तन करने की क्षमता। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता अर्थात परिवर्तन करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन करने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता रहती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। क्या है इसमें? यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। किसी वस्तु की गति उसकी स्थिति, उसकी आकृति परिवर्तन के कारण हो सकती है। किसी वस्तु में ऊर्जा जो है, उसमें ऊर्जा निहित किस प्रकार से हो सकती है? उसमें ऊर्जा निहित वस्तु की गति के कारण हो सकती है। उसमें ऊर्जा निहित वस्तु की गति के कारण हो सकती है, वस्तु की स्थिति के कारण हो सकती है और वस्तु के आकृति परिवर्तन के कारण हो सकती है। ठीक है, किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा हो सकती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा हो सकती है तथा उसकी आकृति परिवर्तन के कारण भी ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्जा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहली है हमारी, ऊर्जा को कार्य से मापा जाता है, इसीलिए ऊर्जा और कार्य के मात्रक समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कार्य करने की क्षमता को ही तो हम ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ऊर्जा को कार्य से मापा जाता है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं या एक ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे कि हम बल्ब लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा देंगे तो वो विद्युत धारा परिवर्तित होकर किस में बदल जाएगी? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, उसमें विद्युत ऊर्जा जो है, बल्ब के जलने पर विद्युत ऊर्जा जो होती है वो
प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ऊर्जा वस्तु नहीं है, इसे देखा नहीं जा सकता और ना ही इसकी कोई छाया होती है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं, ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है जो हमें दिखाई देगी। ठीक है, और ना उसकी कोई छाया पड़ती है, तो ऊर्जा जो है वो अदृश्य होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है? जो स्थिति के कारण होती है। और गतिज ऊर्जा कौन सी होती है? जो गति के कारण उत्पन्न होती है, उसको क्या गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। अब इसमें हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा का रूपांतरण मतलब ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में बदलना। ऊर्जा का रूपांतरण का क्या मतलब है? ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में बदलना। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा का रूपांतरण। अब देख लेते हैं उसका उत्तर। ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। ऊर्जा किस किस रूप में हो सकती है? ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो सकती है, ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में हो सकती है और आवेशित ऊर्जा के रूप में हो सकती है। अब पहली देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का ही रूप होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का रूप होती है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं किस प्रकार से होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल्स टू होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के योग को, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। खींची हुई रबर, गुलेल, खींचा हुआ तीरमान, खींची हुई रबड़। जब हम रबड़ को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? रबड़ को खींचने पर उसमें यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। इसी प्रकार से गुलेल में जब हम पत्थर रखकर उसको पीछे तक खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? उसमें गुलेल में यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। इसी प्रकार से खींचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में यांत्रिक ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड है हमारी रासायनिक ऊर्जा। कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर में भोजन के पाचन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। शरीर में भोजन के पश्चात ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। बिल्कुल सही बात है, भोजन में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। भाप के इंजन में कोयला, पेट्रोल के इंजन में पेट्रोल और डीजल के इंजन में डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। भाप के इंजन में कोयला, पेट्रोल के इंजन में पेट्रोल और डीजल के इंजन में डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। कोयला, पेट्रोल और डीजल ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के ही रूप हैं। ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा के ही रूप हैं। क्या क्या है? कोयला, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, अगली देखते हैं हम विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, स्विच ऑन करने पर पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। स्विच को ऑन करने पर क्या होता है? पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और पंखा घूमने लगता है। विद्युत धारा के द्वारा कारखानों की मशीनें, रेलगाड़ी का इंजन, आटा और तेल चक्की आदि चलाई जाती है। अतः विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता,
विद्युत धारा में, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता, विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा का रूपांतरण। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि। अब ऊर्जा के कुछ अन्य रूपांतरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो पहला है पटाखों को छुड़ाने से रासायनिक ऊर्जा जो होती है, पटाखों को छुड़ाने से रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। पटाखों को छुड़ाने से रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाप इंजन। भाप इंजन एवं डीजल इंजन के दहन की क्रिया के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। भाप इंजन तथा डीजल इंजन के दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट 3, जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जलती हुई जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में होती है। उसको जलाने के बाद वह किस में परिवर्तित हो जाती है? ऊष्मीय, वो ऊष्मा देती है हमें और प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जब किसी माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तब ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदला जा सकता है। लाउड स्पीकर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं और माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पॉइंट 6 देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है। पौधों में, एक बार फिर से देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल को या सोलर सेल को यूज करते हैं, ठीक है, सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। तो सोलर सेल की जो प्रकाश ऊर्जा, सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा, जो मांसपेशियों द्वारा लगती है उसको हम पेशीय ऊर्जा कहते हैं। तो साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरित होती है, ठीक है। साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का अपव्यय क्या है? ऊर्जा का अपव्यय क्या है या फिर ऊर्जा का ह्रास क्या है? समझाइए, ऊर्जा ह्रास समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऊर्जा का ह्रास का मतलब है उपयोगी ऊर्जा का अनुपयोगी ऊर्जा में रूपांतरण। ऊर्जा का ह्रास का मतलब है उपयोगी ऊर्जा का अनुपयोगी ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण क्या कहलाता है? ऊर्जा ह्रास कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है। तो कुछ ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे कुछ भाग में तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता। तब ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलती है। विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलती है, परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु मशीनें गर्म होकर खराब हो सकती हैं। उस समय ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास है। ऊर्जा का समय पर उपयोग में ना होना क्या कहलाता है? ऊर्जा ह्रास कहलाता है। मशीनों में ऊर्जा ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव के लिए मशीनों में नियमित रहना चाहिए। मशीनों में नियमित रूप से, ये गलत है, ठीक है। मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक व ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। मशीनों को खराबियों से बचाने के लिए हमें स्नेहक व ग्रीस का उपयोग करना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं ऊर्जा ह्रास की। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग जो है ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय कोई स्थान या कोई लाभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जैसे विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलती है, परंतु उसका कुछ भाग जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है। उस समय ऊर्जा का उपयोग में ना होना ऊर्जा ह्रास कहलाता है। उस समय ऊर्जा का उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है। मशीनों में ऊर्जा के ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव हेतु मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक व ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मशीनों में ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों को दूर करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? स्नेहक व ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। कार्य से आप क्या समझते हैं? कार्य का मात्रक क्या है और कार्य का मापन बताइए। कार्य का मापन किस प्रकार से होता है ये बताइए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। डेफिनेशन फिर से देखते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें बल की दिशा, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है वस्तु पर बल लगना। जब वस्तु पर बल लगेगा तभी तो कार्य होगा। ठीक है, जब वस्तु पर बल लगेगा
तभी तो कार्य होगा, बिना बल लगे तो कार्य नहीं हो सकता ना। दूसरा पॉइंट है हमारा, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। इसकी दो कंडीशन है जब हमारा कार्य होगा। जब कार्य होगा तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है वस्तु पर बल लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु पर बल लगना चाहिए। और दूसरी जो है हमारी कंडीशन, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु जो है वो बल की दिशा में ही विस्थापित होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अतः कार्य की परिभाषा के अनुसार, अतः कार्य की परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सिर पर संदूक लिए खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति सिर पर संदूक लिए खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो सिर पर संदूक लेके खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? उसमें बल नहीं लग रहा है, ना कि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, कार्य नहीं कर रहा है। यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता है, कि कोई दीवार है उस पर अगर हम धक्का दें तो दीवार जो है वो कहीं भी नहीं हट सकती। क्यों? अगर ये दीवार है हमारी, इस पर अगर हम धक्का दें तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये दीवार यहाँ है वो यहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं होगा। जब हम बल लगाएंगे तभी तो यहाँ पहुँचेगी ये, लेकिन इसमें बल लगेगा नहीं। ठीक है, यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता है, अतः कोई कार्य नहीं होता है। आगे देखते हैं अर्थार्थ। इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को, वस्तु पर लगाए गए बल यानी कि F और उसके विस्थापन के अदिश गुणनफल, विस्थापन को हमने क्या माना है? S माना है। विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, इसका मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है। अब देख लेते हैं कार्य की माप के बारे में। ठीक है, कार्य की माप, मेजरमेंट ऑफ वर्क, कार्य की माप। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की माप, किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारा, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W, किसी वस्तु पर किया गया बल द्वारा किया गया कार्य W, वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल क्या है? गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा के सीमित तथा असीमित स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, ऐसे ही ना बैठे रहें। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊर्जा के सीमित स्रोत के बारे में। पत्थर को कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। यह पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। एक बार अगर इनको हमने यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इनको हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को
क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन, वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जो है वो जीवाश्म ईंधन द्वारा ही होती है। जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप कोयला व पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, कोयला और पेट्रोलियम की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, ईंधन के इन स्रोतों को समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ये ऊर्जा के कैसे स्रोत कहलाते हैं, ये ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। तो हम ऊर्जा के सीमित स्रोत के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है, ये सभी क्या है, हमारे ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। क्या है, ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार यूज करने के बाद हम फिर से रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऊर्जा। अब देख लेते हैं ऊर्जा के असीमित स्रोत के बारे में। वायु, जल, बायोमास एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की में और जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस का उपयोग जो है वो हम भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। ये ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें, हम देख लेते हैं। वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें वायु है, जल है और बायोगैस और सूर्य, ये सभी जो होते हैं ये सभी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करने के बाद रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करने के बाद हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वायु ऊर्जा का उपयोग, इसमें हम वायु ऊर्जा जो होती है उसका प्रयोग जो है वो पवन चक्की को चलाने में करते हैं। ठीक है, पवन चक्की में इसका यूज़ करते हैं वायु ऊर्जा का। जबकि जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में करते हैं। जबकि जल ऊर्जा का उपयोग हम जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं। बायोगैस का उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। ये सभी क्या हैं हमारे, ये सभी ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। ये सभी ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग क्या है? नेक्स्ट है हमारा सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन ऊर्जा के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल, सौर जल ऊष्मक व पवन चक्की को समझाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लिखा है। ठीक है, सौर ऊर्जा गतिमान, भाइयों नहीं होगा यहाँ पर। सौर ऊर्जा गतिमान, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। सौर ऊर्जा गतिमान, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के कुछ स्रोत हैं। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। इन पर आधारित कुछ युक्ति द्वारा वर्तमान में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में विकास की संभावना जो है वो अनंत है। वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने की निम्नलिखित युक्तियां हैं। तो पहला हम देखते हैं सोलर कुकर। क्या है हमारा सोलर कुकर? सोलर कुकर के द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके हम इसका उपयोग जो है वो भोजन पकाने में करते हैं। ठीक है, सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर परावर्तक पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा प्रवर्तन से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन C1 व C2 तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। चित्र में हम देखते हैं। ठीक है, चित्र से हम समझते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के
ढक्कन व परावर्तक पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कांच का ढक्कन क्या है? ये हमारा कांच का ढक्कन है। क्या है ये हमारा कांच का ढक्कन है, ठीक है। तथा परावर्तक, ये हमारा परावर्तक है, ठीक है। समतल दर्पण या परावर्तक है। इस पर क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। बॉक्स में रखा बर्तन क्या है? बॉक्स में रखा बर्तन है हमारा सूर्य की किरणें जो हैं वो कांच के कुकर, सूर्य की किरणें जो हैं वो कांच का ढक्कन ये रहा हमारा, ठीक है। कांच का ढक्कन ये है और परावर्तक ये, ठीक है, परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन तथा प्रवर्तन से परावर्तित होकर, इससे परावर्तित होकर किरणें कहाँ जाती हैं? C1 व C2 पर जाती हैं, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इससे परावर्तित होकर यहाँ से टकराकर यहाँ जाती हैं, हमारी C1 पर व C2 पर जाती हैं। आगे देखते हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारों पर तली सभी काले रंग की होती है। बर्तन की बाहरी सतह ये हमारी बाहरी सतह है तथा बॉक्स जो है ये हमारा कौन से कलर का है? काले रंग का है, ठीक है। बर्तन की बाहरी सतह और बॉक्स की दीवारों पर तली सभी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, जिससे सूर्य की किरणें ऊर्जा को अवशोषित करके, सूर्य की किरणें जो हैं वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो ऊर्जा या ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप जो है, यहाँ का ताप जो है वो बढ़ जाता है। 2-3 घंटे में इसके अंदर का रखा हुआ जो खाना है वो पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं? सोलर कुकर की सहायता से हम चपाती बनाने में, फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाने में हम किसका उपयोग करते हैं? सभी प्रकार के भोजन पकाने में हम सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया या नहीं? एक बार फिर से हम समझाते हैं इसको, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की किरणें कांच का ढक्कन, ये हमारा कांच का ढक्कन है, ठीक है। कांच का ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं, ये हमारा परावर्तक तल है। इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कांच का ढक्कन तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो बॉक्स C1 व C2 पर जाती हैं, ठीक है, तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। जिससे क्या होता है? बर्तन की दीवारों पर क्या होता है? बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स, इसमें जो बर्तन की बाहरी सतह है और बॉक्स, इसको काले रंग से किया जाता है। जिससे क्या होता है? सूर्य की किरणें जो हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लें, ठीक है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? 2-3 घंटे में हम भोजन को पका सकते हैं और इसके 2-3 घंटे में 2 से 3 घंटे में हम भोजन को पका सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं? चपाती है, ठीक है, फ्राई कर सकते हैं, खाने को फ्राई कर सकते हैं, चपाती बना सकते हैं और अन्य भोज्य पदार्थों को हम सोलर कुकर में बना सकते हैं। अगला देखते हैं हम सोलर सेल या सौर सेल। सोलर सेल वह युक्ति है जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत में बदलते हैं, ठीक है। किस में बदलते हैं? प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल या सोलर सेल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन धातु। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? सोलर सेल बनाने में हम सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर व 0.6 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। एक सोलर सेल क्या करता है हमारा? वो 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 वोल्ट की धारा उत्पन्न करता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक सोलर सेलों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ज़्यादा, ठीक है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक सोलर सेल में, ठीक है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। इसमें हम चित्र में देख सकते हैं, इसमें ये एक पैनल है, ठीक है, ये हमारा एक पैनल है जिसमें क्या हुआ है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। इसमें एक बैटरी की किस प्रकार से सोलर सेल को बनाया गया है? ये हमारी सोलर प्लेट है, जिसमें क्या हुआ है? ये प्लेट जो है वो सिलिकॉन की बनी हुई है। ये प्लेट जो है वो हमारी सिलिकॉन धातु की बनी हुई है। इसमें क्या होता है? इसमें सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की धारा क्या कर सकते हैं? उत्पन्न की जा सकती है। और हमें अगर ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है, विद्युत धारा की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार से अधिक संख्या में हम और सेलों को जोड़कर एक सोलर पैनल तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? हम एक सोलर पैनल तैयार हो सकता है, ठीक है, सोलर पैनल तैयार हो सकता है। चित्र के अनुसार सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को चित्र के अनुसार सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश की ऊर्जा यहाँ से सोलर सेल मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और सूर्य की किरणों से परिवर्तित होकर विद्युत ऊर्जा में बदल रही हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रायः सोलर सेल द्वारा उत्पादित विद्युत धारा उत्पादित विद्युत का उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में, ठीक है, यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी को चार्ज करने में, विद्युत मोटर को चलाने में, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, क्या लिखा है इसमें? किसका प्रयोग करते हैं? प्रायः सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं।
बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग विद्युत बल्ब जलाने में, रेडियो चलाने में, टेलीविजन चलाने में, जल पंप आदि को चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली उत्पन्न नहीं होती है, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। जहां पर बिजली उत्पन्न नहीं होती है वहां सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनल को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सौर सेल क्या होता है। सौर सेल वह युक्ति है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, बदला जा सकता है। सोलर सेल किसका बना होता है? ये जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सोलर सेल हमारा सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर, एक सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 वोल्ट की धारा, ठीक है, तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़कर एक सोलर पैनल तैयार करते हैं, जिसे हम अधिक धारा के लिए हम क्या अधिक सोलर सेलों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। चित्र के अनुसार सोलर पैनल के द्वारा, ठीक है, सोलर पैनल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट या बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रायः सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग बैटरी को चार्ज करने में, ये देखिए यहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, विद्युत मोटर का प्रयोग कर रहे हैं इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा हम विद्युत मोटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी की आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उपयोग जो है, बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग हम बल्ब को जलाने में, रेडियो, टीवी व जल पंप आदि को चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, आज के समय में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? विशेष रूप से हम लाइट की सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सौर जल ऊष्मक। इस चित्र में देख लेते हैं, एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब लगा दी जाती है। ये जो हमारी ट्यूब है वो हमारी तांबे की है। किसकी है? तांबे की है। एक कांच के बॉक्स, ये हमारा कांच का बॉक्स है जिसमें हमने तांबे की ट्यूब लगा दी है। इसकी बाहरी सतह को, इसकी जो बाहरी सतह है, ठीक है, इसकी जो बाहरी सतह है इसको हमने काला कर दिया है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक अवशोषण हो सके, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर जाता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों, होटलों आदि में किया जाता है। चित्र में देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है? एक कांच का बॉक्स होता है। ये हमारा एक कांच का बॉक्स हो गया। इसमें एक कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर तांबे की ट्यूब, ये हमारी ट्यूब जो है वो किसकी है? वो तांबे की है। ठीक है, इसमें तांबे की ट्यूब लगा दी जाती। इसकी बाहरी सतह को हमने काला कर दिया। इस सतह को काला कर दिया जाता है जिससे क्या हो? ऊष्मा का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके, सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश जो है वो इसी ट्यूब पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इसके एक सिरे से ठंडा जल, यहाँ से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकलता है। ठीक है, क्या है हमारा? एक बार फिर से समझ लेते हैं। सौर जल ऊष्मक, इसमें क्या होता है? एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें तांबे की ट्यूब लगी होती है। क्या होती है? तांबे की ट्यूब लगी होती है। इसकी बाहरी सतह को, इस सतह को काला किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश यहीं से जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और दूसरी सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, दूसरी सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। इसके द्वारा हम इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है।
अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक भी विकसित किए जा चुके हैं। आज के समय में अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक को विकसित किया जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही एक सौर ऊष्मक द्वारा अनाजों, फलों तथा सब्जियों को भी सुखाया जा सकता है। इसी प्रकार से नए सोलर ऊष्मक जो है वो नए सोलर ऊष्मक का निर्माण किया जा चुका है, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिनके द्वारा अनाजों, फलों, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आज के समय में बहुत से नए प्रकार के सोलर ऊष्मक बनाए जा चुके हैं, जिनके द्वारा अनाजों, फलों तथा सब्जियों को सुखाया भी जा सकता है। ठीक है, जिनके द्वारा हम अनाजों को, फलों को और सब्जियों को सुखा भी सकते हैं। अगला देखते हैं पवन ऊर्जा। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों या पंखुड़ियों को घुमाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों, जैसे कि एक पंखा सा होता है, पंखे की फॉर्म में होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेड यानी कि ये पर होते हैं, इन पंखुड़ियों को घुमाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा जल पंप, आटा चक्की आदि को चलाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का यूज क्या है हमारा? पवन ऊर्जा का उपयोग है जल पंप। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग जल पंप और आटा चक्की को, ठीक है, पवन ऊर्जा के द्वारा जल पंप, आटा चक्की को चलाया जा सकता है। ठीक है, जल पंप व आटा चक्की को चलाया जा सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने पूरे क्लास की। ठीक है, सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना क्लास। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है ऊर्जा का मापन किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली ऊर्जा में, मतलब प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कोई ना कोई ऊर्जा जो या कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित होती है। जैसे फेंकी गई ईंट खिड़की के शीशे को तोड़ सकती है, तथा जलता हुआ कोयला जलकर भाप में बदल सकता है, आदि। इसका मात्रक देख लेते हैं। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ऊर्जा जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता पैदा करती है या उत्पन्न करती है, ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम और बना सकते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पवन चक्की से आप क्या समझते हैं? पवन चक्की से क्या अभिप्राय है? तो देख लेते हैं। पवन चक्की का उपयोग कुएं, जल स्रोत से पानी खींचने, जल पंप को चलाने, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने, कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पवन चक्की के यूज
पवन चक्की का उपयोग कुएं व जल स्रोत से पानी खींचने में, जल पंप को चलाने हेतु व गेहूं पीसने वाली चक्की को चलाने के लिए पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कुम्हार का चाक को घुमाने के लिए व विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में हम पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना। पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना, नाव को पानी में चलाने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाव को पानी में चलाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं जिसे पाल कहते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है कि नाव को पानी में चलाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो नाव में पवन ऊर्जा का प्रयोग क्यों करते हैं? दिशा दिखाने के लिए, हम दिशा बताने के लिए हम पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए नाव में, जैसे कि ये हमारी एक नाव हो गई, इस नाव में एक खंभा लगाते हैं। ठीक है, इस नाव में एक खंभा लगाते हैं जिसमें एक कैनवास कपड़ा बांध देते हैं, जिससे ये डायरेक्शन बताती है कि कौन सी दिशा किधर है। ठीक है, ये हमारी दिशा का ज्ञान कराती है। इसको क्या कहते हैं, नाव में कपड़ा लगाने को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। ठीक है, पाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सौर सेल के उपयोग बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने और चैनल क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सोलर सेल के उपयोग, इसके उपयोग जो है वो निम्नलिखित हैं। तो पहला देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में सौर सेल, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हम सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में हम सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जल पंप, रेडियो तथा टीवी अभिग्रहियों को प्रचलित करने में। जल पंप, रेडियो तथा टीवी को चलाने या प्रयोग में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, प्रकाश स्तंभों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रकाश स्तंभों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, समुद्र तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएं को खोदने में आवश्यक विद्युत शक्ति प्राप्त करने हेतु। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, घड़ियों, कैलकुलेटर आदि को चलाने में हम सोलर सेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग बताइए। ये डीएलएड 2019 में आया हुआ। इससे पहले ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो भी डीएलएड में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, पीवाईक्यू टाइप है, वो पहले आए हुए हैं। मैंने उसमें डेट नहीं डाली है, लेकिन वो सभी आए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा, क्या है, इसका उपयोग। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जो विद्युत का उत्पादन, मतलब विद्युत बनाने में वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा का विखंडन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने में काम आती है। नाभिकीय रिएक्टर से जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसका प्रयोग हम पानी को गर्म करके भाप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी को भाप में, मतलब गर्म करके भाप बनाने में काम करते हैं। ठीक है, और फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसके उपयोग देख लेते हैं। बिजली उत्पादन में, मतलब बिजली को बनाने में हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और आणविक बमों के निर्माण हेतु हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का हम बिजली उत्पादन और आणविक बम बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो इसको हम एक बार समझा देते हैं कि किस प्रकार है। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसका विनाश नहीं किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किस प्रकार से? जैसे विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा से, ठीक है, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा में बदला जा सकता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा
विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा में बदला जा सकता है। इसका मतलब यही है कि केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रकार किया जा सकता है जैसे कि विद्युत बल्ब की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा में बदला जा सकता है। आगे देखते हैं, ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अतः संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट यानी कि नियत रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। मैंने जितना भी ऊपर पढ़ाया है उसका ये निचोड़ है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो पत्थरों के तेजी से आघात करने या टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो दो पत्थरों को आपस में टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत बल्ब को जलाने हेतु विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत बल्ब को जलाने पर विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब को जलाने पर विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऊंचाई से जमीन की ओर गिरते हुए पत्थर में होती है। ऊंचाई से जमीन की ओर गिरते हुए पत्थर में ऊर्जा निहित होती है। तो कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जब पत्थर को हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो मोशन की या फिर गति की अवस्था में होगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दिया करें। पुनः प्राप्त होने वाली नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जाएं जो होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा का मतलब क्या है? जिसको हम यूज करने के बाद रीयूज कर सकते हैं। जिसको हम यूज करने के बाद रीयूज कर सकते हैं। तो 3 सही हो जाएगा। ज्वार भाटा की ऊर्जा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, ज्वार भाटा की ऊर्जा। अब इसमें यह भी देख लेते हैं कि जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो पुनः ना प्राप्त करने वाली ऊर्जाएं हैं। पुनः ना प्राप्त करने वाली ऊर्जाएं हैं। इनको क्या है? ये हम यूज के बाद रीयूज नहीं कर सकते। इनको हम रीयूज नहीं कर सकते, मतलब हमें करोड़ों वर्षों में प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इनका रीयूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि जिनको हम यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। कोयले की ऊर्जा को हम यूज करने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। तो यह हमारी पुनः ना प्राप्त करने वाली ऊर्जा है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी तनी हुई कमानी की ऊर्जा है। किसी तनी हुई कमानी की ऊर्जा, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तनी हुई कमानी में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है। ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है। तो बहता हुआ जल,
जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो बहता हुआ जल जो है वो हमारा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक घर की छत से धरातल की ओर एक पत्थर को गिराया जाता है। एक घर की छत से नीचे से, मतलब छत से धरातल यानी कि ऊपर के लिए एक पत्थर को गिराया जाता है। पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो पत्थर की अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी किस स्थान पर? पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ऑप्शन इसका हमारा 3 सही हो जाएगा। धरातल को स्पर्श करने से तत्काल पहले, धरातल को स्पर्श करने के तत्काल पहले ये मोशन की गति की अवस्था में स्पीड से आती हुई होगी। तो यहाँ पर जो हो, यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। एक वस्तु को नीचे से यानी कि जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय ऊर्जा, इसमें ऊर्जा निहित होगी। जिस समय ये जमीन को छुएगी उस समय ये मोशन की अवस्था में होगी और मोशन करते हुए नीचे की ओर जाएगी। तो कौन सी अवस्था में होगी? गति की अवस्था में होगी। ठीक है, गति की अवस्था में होगी तो इसमें निहित होगी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाने पर उपस्थित नहीं होता है? ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? तो साइकिल चलाते समय ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा व गतिज ऊर्जा हमारी निहित होती हैं। ठीक है, ये हमारी उपस्थित होती हैं, रासायनिक ऊर्जा उपस्थित नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? ऑप्शन ए है पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, ट्रॉली को खींचना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना। तो पुस्तक को हमने जब ऊंचाई पर उठाया तो बल लगा उसमें। ठीक है, बल लगा है। ट्रॉली को खींचना, ये सभी क्या है? उपरोक्त सही, ये सभी सही हो जाएंगे। इन सभी में क्या हुआ है? कार्य हुआ है। पुस्तक को ऊपर को उठाया गया है, इसमें बल लगा है, तो इसमें कार्य किया गया है। इसी प्रकार ट्रॉली को खींचने में भी बल लगाया गया है, वहां पर कार्य किया गया। और बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, इसमें भी कार्य किया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही, भोजन से। सभी जैविक प्रक्रम जो होते हैं वो सभी जैविक प्रक्रम में ऊर्जा हमारी भोजन से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। हमने आपको बताया था W बराबर F इंटू एस। ठीक है, W बराबर F इंटू एस। किसी वस्तु में लगाया गया बल और उसमें होने वाले परिवर्तन, विस्थापन में होने वाले परिवर्तन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और जब बल विस्थापन की दिशा में नहीं लगेगा तब कौन सा कार्य होगा? तो उस समय कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। उस समय कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? तो ऑप्शन ए है बहती हुई हवा, ऑप्शन बी है उड़ता हुआ हवाई जहाज, ऑप्शन सी है बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, और ऑप्शन सी है गिरता हुआ नारियल। गिरता हुआ नारियल, बहती हुई हवा व उड़ता हुआ हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा निहित है? तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित है। तो ऑप्शन गतिज ऊर्जा निहित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि बांधों के पीछे जमा किया हुआ पानी, बांधों के पीछे जमा किया हुआ पानी में गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं होगी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा की क्या होती है? जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा में कमी आती है, यानी कि ऊर्जा में हानि होती है। किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे ऊर्जा खर्च होगी तो ऊर्जा की कमी होगी, यानी कि हानि होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जूल मात्रक है, जूल मात्रक है, तो जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दिया करें। बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1 जूल होता है, 1 जूल होता है, तो फॉर्मूले से देखते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। इसके मात्रक देख लेते हैं, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, वह विस्थापन का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको एक की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन व 1 मीटर के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये बीटीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है, सोलर सेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? मैंने ऊपर ही बताया है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? ऑप्शन ए है खींचा हुआ रबर बैंड, ऑप्शन बी है बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, ऑप्शन सी है दौड़ता हुआ खिलाड़ी, और ऑप्शन डी है किसी ऊंचाई पर उठाई हुई वस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौड़ता हुआ खिलाड़ी। दौड़ता हुआ खिलाड़ी में गतिज ऊर्जा निहित है। ठीक है, गतिज ऊर्जा निहित है, जबकि खींचा हुआ रबर बैंड, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी और किसी ऊंचाई पर उठाई हुई वस्तु को उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 3 साइंस का यूनिट 3 कार्य और ऊर्जा, जिसमें हमने यूनिट 3 में कंप्लीट सिलेबस किया। ठीक है, यूनिट 3 का कार्य और ऊर्जा में कंप्लीट सिलेबस किया और आज हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो ये हमारा यूनिट 3 जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप क्लासेस देख सकते हैं। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।